गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है सबको? स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन देख पा रहे हैं गुड आप? इवनिंग सर। ठीक यस सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे थे हम लोग, और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिक्षमता को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे वो बाकी यूनिट से इंटरकनेक्टेड है, और जब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ने की बात हम करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं। तो आप लोगों ने कल देखा कि रिसर्च बेसिकली सामान्य तौर पे किसी प्रश्न का उत्तर खोजने या किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए किया जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि शोध या रिसर्च किसी प्रश्न का, समस्या का, जिज्ञासा का उत्तर या समाधान खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो उत्तर या समाधान। तो दरअसल हम बात ये कर रहे होते हैं कि कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उत्तर या समस्या के समाधान खोजने के लिए। तो किसकी बात करते हैं हम लोग? प्रक्रिया या प्रोसेस। तो आप इसको प्रक्रिया या रिसर्च प्रोसेस भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे परीक्षा में कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर या समाधान खोजने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं रिसर्च प्रक्रिया। ठीक है? तो रिसर्च प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, 2-3 चीज़ें आती हैं, जिसको आपको समझना चाहिए, और ये 2-3 चीज़ें ही रिसर्च और गैर रिसर्च या शोध या गैर शोध के बीच अंतर करता है। ठीक है? तो जब किसी समस्या का समाधान ढूँढेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने क्या प्रश्न आएगा कि उस समस्या का समाधान ढूँढने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? क्योंकि सबका दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता है, तो दृष्टिकोण को ही हम दूसरी भाषा में कहते हैं दर्शन। तो पॉइंट ऑफ व्यू या फिलॉसफी, ठीक है? दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि समस्या का समाधान ढूँढने का नज़रिया क्या है आपका? समस्या का समाधान ढूँढने का नज़रिया। एक ही समस्या के समाधान ढूँढने का पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग-अलग हो सकता है। वो डिपेंड कि उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? और बाकी चीज़ें क्या हैं उसकी। उसके आधार पे समस्या का समाधान ढूँढा जाता है। क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं कि किसी भी समस्या को ढूँढने का जो आपका तरीका है, वो गुणात्मक है, गुणात्मक, क्वालिटेटिव, और क्या हो सकता है? मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है? अगर आप एकेडमिक से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका नज़रिया अलग होगा। एकेडमिक रिसर्च या जिसको बोलते हैं शैक्षणिक शोध या अनुसंधान। ठीक? तो जब हम किसी समस्या के समाधान ढूँढने की बात करते हैं, तो एक तो वो समस्या किस विषय से रिलेटेड है, वो भी आपके नज़रिया को प्रभावित करेगा। दूसरा, उसका समाधान कौन ढूँढ रहा है, ये भी आपके उस नज़रिए को प्रभावित करेगा। तो शोध की प्रक्रिया में रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण कैसा है, उसका दर्शन क्या है, समझ कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक?
दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। और स्टूडेंट को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया है, तो सिलेबस में था ही नहीं कहीं। ठीक, तो ये सिलेबस का ही पार्ट है। जब डीप में जाकर के पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं आप? जो शोध करने के लिए जो दृष्टिकोण है आपका, कौन सी प्रक्रिया है? प्रोसेस कौन सा है? या आपने विधियां कौन सी अपनाई हैं? मेथड्स, कौन सा मेथड्स अपनाया आपने? ठीक है? या कौन सी तकनीकी का उपयोग किया आपने? तो तकनीक या टेक्निक्स। तो जब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इसके अंतर्गत भी कुछ चीजें आती हैं। जैसे आपको एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी है जो कि वैलिड हो, जिसमें वैलिडिटी हो, तो वैलिडिटी या वैधता। दूसरा, एक ऐसी प्रक्रिया आपको अपनानी है विश्वसनीय, रिलायबल हो, जिसमें रिलायबिलिटी हो, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। जब हम वैधता की बात करते हैं, तो वैधता का क्या मतलब होता है? वैधता का मतलब ये होता है कि किसी भी समस्या का समाधान ढूँढने के लिए जो आपने प्रक्रिया अपनाई है, वो प्रक्रिया वैध है कि नहीं है, वो वैलिड है कि नहीं है, कहीं आपने इनवैलिड तरीके तो नहीं अपना लिए हैं। तो जो समस्या का समाधान ढूँढने के लिए प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, वो कितनी वैध है? तो इसमें लिखिए किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सही प्रक्रिया लागू किया गया है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो वैधता का मतलब ये हुआ कि जो आप प्रश्न का उत्तर ढूँढ रहे हैं और उसके लिए जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, वो प्रक्रिया कितनी वैध है? कहीं आपने इनवैलिड तरीके से तो उत्तर ढूँढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वैलिड होना चाहिए, दैट शुड बी वैलिड। और जो चीज़ वैलिड होती है, इसका मतलब कि उसमें एक गुणवत्ता है, क्वालिटी है और वो अपने आप विश्वसनीय हो जाती है। तो विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि प्रक्रिया जो आपने अपनाई है, प्रक्रिया को मापने की गुणवत्ता, ठीक है? और सटीकता, कितनी सटीक प्रक्रिया अपनाई है आपने, कितनी सटीक प्रक्रिया अपनाई है आपने। तो 2 टर्म होता है, एक होती है वैलिडिटी, परीक्षा में पूछेगा कि शोध में वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक? तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछे, तो आपको सिंपल सा शोध के दौरान प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कितनी सही है या गलत है, को निर्धारित करना ही वैधता कहलाता है, ठीक है? अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए गलत प्रक्रिया अपनाएँगे, तो उसका उत्तर जो आएगा, वो गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए आपको सही प्रक्रिया अपनानी होगी। तो वैलिडिटी का मतलब कि जो प्रश्न का उत्तर या समस्या का समाधान ढूँढने के लिए प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, वो कितनी वैध है। और विश्वसनीयता का मतलब कि जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, उसको मापने की जो क्राइटेरिया जो आपने लगा रखा है, वो उसकी क्वालिटी है कि नहीं है और वो सटीक है कि नहीं है, ठीक है? तो प्रक्रिया को मापने की गुणवत्ता और सटीकता ही विश्वसनीयता कहलाती है। तो एक तो हो गया आपका दृष्टिकोण या दर्शन क्या है, दूसरा
आपने कौन-सी प्रक्रिया अपनाई है? तीसरा, नंबर 3 तीसरा, कि समस्या का समाधान ढूँढने के लिए जो डिज़ाइन आपने बनाया है या जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, वो निष्पक्ष है कि नहीं है और उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है? तो डिज़ाइन या प्रक्रिया प्रक्रिया की 2 चीज़ें, एक तो वो कितनी निष्पक्ष प्रक्रिया है, तो निष्पक्षता, ठीक है? निष्पक्षता निष्पक्षता का मतलब अनबायस्ड, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? अनबायस्ड अनबायस्ड, ठीक है? और दूसरा, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं है, वस्तुनिष्ठता है कि नहीं है? वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? निष्पक्षता का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ से परे होकर के किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो अनबायस्ड का मतलब अपने स्वार्थ से परे। अपने स्वार्थ से परे का मतलब क्या है? जैसे कोई मेल है और उच्च वर्ग का है, तो उसको उच्च वर्ग में कोई कमी ही नहीं दिखाई दे रही है। अब वो शोध करने गया है, लेकिन वो पहले से ही पूर्वाग्रह है उसके अंदर और पूर्वाग्रहों को लेकर के वो न्याय नहीं कर पा रहा है, जस्टिस नहीं कर पा रहा है, तो उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? रिसर्च में आपके अंदर तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थता का मतलब निष्पक्षता को ही तटस्थता भी कहते हैं। तो निष्पक्षता, अनबायस्ड या तटस्थ होना। तटस्थ होने का मतलब कि किसी भी घटना में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना। जैसे एजुकेशन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया गया कि एक स्टूडेंट को अपने जेंडर, अपने रिलीजन, अपने कास्ट से ऊपर हट करके सोचना है। क्योंकि हमारा जब हम पैदा हुए तो हमसे पूछा नहीं गया कि हम मेल होना चाहते हैं कि फीमेल होना चाहते हैं। हमसे ये नहीं पूछा गया कि हम उच्च वर्ग में होना चाहते हैं या निम्न वर्ग में होना चाहते हैं, अपर क्लास में होना चाहते हैं, लोअर क्लास में होना चाहते हैं। हमसे ये भी नहीं पूछा गया कि हम बिहार में पैदा होना चाहते हैं, दिल्ली में पैदा होना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें बर्थ के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई और इसपे कोट भी है कि 5 मिनट आफ्टर योर बर्थ दे डिसाइड योर कास्ट। आपके जन्म होने के 5 मिनट के बाद ही या उससे पहले ही आपकी कास्ट, आपका रिलीजन निर्धारित किया जाता है, ठीक है? आपका जाति निर्धारित किया जाता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कोई जाति नहीं होती है। हमारा ये सारी चीज़ें धर्म नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वो सारी चीज़ें सोसाइटी हमें देती है, जिस सोसाइटी जिस परिवार में पैदा होते हैं। अगर अगर हमसे पूछा जाए कि हम लड़का होना चाहते हैं या लड़की होना चाहते हैं, एक गुणसूत्र एक का अंतर ही है बस, ठीक है? तो अगर कोई मेल है या पुरुष है और कहे कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैं पुरुष हूँ, तो ये बेकार की बात है, क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया कि आप होना क्या चाहते हैं। एम ही मिल गया है, एम ही हो गए आप पुरुष। एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम इधर से उधर होता, लड़की हो जाते, ठीक है? दूसरा, अगर कोई कहे कि मुझे बिहारी होने पे गर्व है, मुझे इस पे होने पे गर्व है, तो उससे पूछिए कि भाई क्या तुमसे पूछा गया था कहाँ पैदा होना चाहते हो? अगर कोई पूछे कहाँ पैदा होना चाहते हो तो आदमी कहेगा कि नॉर्वे, स्वीडन, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पैदा होना चाहते हैं, जहाँ पे उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन है, ठीक है? जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है,
जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, जहाँ पे सारी सुख-सुविधाएँ हैं। ठीक आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन आप उन सारे फैक्टर्स को वो सारे फैक्टर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू को डिसाइड करते हैं, ठीक है? रिसर्च में वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो आपको उस चीज़ों से तटस्थ रहना है, अगर तटस्थ नहीं रहेंगे, तो आप जस्टिस नहीं कर पाएँगे, आपका शोध जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया अपनाना जो सबके लिए समान हो या जो मापी जा सके। तो कल आपको बताया कि ऑब्जेक्टिविटी को एक दूसरी भाषा में क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक। इसका मतलब क्या होता है? जिसको मापा जा सके, दैट कैन बी मेज़रेबल, जो मेज़र किया जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको मेज़र किया जा सके, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ कि क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो वो मापा जा सकता है, कोई भी जाके काउंट कर सकता है कि क्लास में 40 स्टूडेंट हैं कि नहीं है और वो सबके लिए बराबर होगा। तो क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिविटी, इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं जनरलाइज़ करना या सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण, ऑब्जेक्टिविटी या क्वांटिटेटिव, इन तीनों का मतलब ये होता है कि जो सबके लिए समान हो। जैसे सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, तो सबके लिए ईस्ट में ही निकलता है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो सबके लिए समान हो। ठीक है? अगर निष्पक्षता या अनबायस्ड या तटस्थ को और क्लेरिफ़ाई करना हो और क्लियर करना हो कि हाउ टू आइडेंटिफ़ाई कि कोई अगर कुछ बोल रहा है, तो वो अनबायस्ड है या तटस्थ है, ठीक है? तो उसको कैसे करेंगे? इसको दूसरी भाषा में पूर्वाग्रह भी कहते हैं, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब कि जैसे आपको पहले से ही पता है कि बिहार के लोग बेकार होते हैं या लड़कियां जो होती हैं उनमें कम बुद्धि होती है, ठीक है? वो पापा की परी होती हैं, स्कूटी लेके निकलेंगी तो ठोक देंगी कहीं। ये पूर्वाग्रह है। लड़कियां जेट चला रही हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है? लड़कियां आर्मी में जा रही हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है और एक लड़की भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था चला रही है, वो आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक लड़की है, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? एक पूर्वाग्रह है, एक प्रेजुडिस है, जो आपके दिमाग में बैठ गया है और जब ये पूर्वाग्रह आपके अंदर रहेगा, तो आप चीज़ों का इवैल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं कर पाएँगे, मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं कर पाएँगे, ठीक? तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि एक ऐसे क्राइटेरिया को अपनाना, जिसमें किसी चीज़ को जानबूझकर छुपाया जाए या जानबूझ कर के बताया जाए, दिखाने के लिए, पूर्वाग्रह को दर्शाने के लिए। तो पूर्वाग्रह या अनबायस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी चीज़ को छुपाने या उजागर करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास। जानबूझकर किया गया प्रयास। ठीक है? तो आपको ये जितने टर्म्स बताए गए हैं, ये टर्म्स आप लोग कहीं न कहीं इनको पढ़ते रहे हैं, किताबों में, नोट्स में, इधर-उधर, ठीक है? लेकिन इन टर्म्स या इन वर्ड्स को, इन शब्दों को आपने पढ़ा, आपने इसका मतलब नहीं समझा। जब तक आप इसका मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आप चीज़ों को रटेंगे, आप उसको इंटरनलाइज़ नहीं कर पाएँगे, आत्मसात नहीं कर पाएँगे। क्लियर है? तो जब हम रिसर्च की बात करेंगे, तो हमारे सामने क्या होगा? हमारे सामने होगा एक रिसर्च प्रोसेस, ठीक है?
हमारे सामने होगा एक रिसर्च प्रोसेस। तो शोध में, अनुसंधान में या रिसर्च में एक रिसर्च प्रोसेस होता है जो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। और जब हम एक रिसर्च प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, तो बेसिकली हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं या 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। एक तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका नज़रिया क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या है? और उस दृष्टिकोण के अंतर्गत आप क्वांटिटेटिव मेजर्स अपनाते हैं या क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाते हैं? आपका एकेडमिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो एक तो आपका टॉपिक, जो आपका शोध प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम, और दूसरा रिसर्चर, शोधकर्ता या रिसर्च स्कॉलर कौन है? ये दोनों ही चीज़ें डिफाइन करेंगी। जैसे-जैसे हम टॉपिक चेंज करेंगे, वैसे-वैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल जाएगा। तो नंबर 1 थिंग आपको याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि रिसर्च फिलॉसफी का क्या मतलब है? व्हाट इज़ रिसर्च फिलॉसफी? या रिसर्च फिलॉसफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है? तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएँगी कि एक रिसर्च फिलॉसफी के अंतर्गत रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। बोलिए यस, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है? दूसरा कि आपने एक फिलॉसफी अडॉप्ट कर लिया कि इस समस्या का समाधान हम ऐसे ढूँढेंगे, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस आपका कितना वैलिड है और कितना रिलायबल है? अगर आप एक ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं, जो कि विश्वसनीय नहीं है, तो कोई उसको नहीं मानेगा। उसकी वैधता नहीं रहेगी तो कोई उसको नहीं मानेगा, ठीक है? तो अगर वैलिडिटी नहीं होगी, तो निष्पक्षता नहीं आएगी और वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी, तो ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक? तो आप देखेंगे कि समाज में या आपके परिवार में आप किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं? आप किसकी बात ज़्यादा मानते हैं? आप उसकी बात ज़्यादा मानते हैं जो एक तार्किक व्यक्ति होता है, जो एक विश्वसनीय होता है। जैसे लोग कहते हैं कि इस बंदे पे विश्वास करने लायक नहीं है। ये बे बिन पेंदी का लोटा टाइप का है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, ठीक है? तो विश्वसनीयता नहीं है का मतलब उसकी जो प्रोसेस अडॉप्ट करता है, वो प्रोसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आपके फैमिली का एक मेंबर है और वो मेंबर जब लड़कियों के साथ बात करता है तो उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, लड़कों के साथ बात करता है अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है? तो आपको लगेगा ये तो बेकार इंसान है, ये तो देख के पर्सन टू पर्सन बात करता है, किसी अमीर को देखता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, गरीब को देखता है तो बिहेवियर बदल जाता है। आपके आस-पास ऐसे सारे बहुत सारे लोग होंगे, तो आप लोग उन पे विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो क्राइटेरिया अपनाया है वो ठीक नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। वो कब किसके साथ क्या करेगा नहीं पता आपको। आप माप नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो आप उस पे विश्वास नहीं करते। चीज़ों विश्वास करने के लिए आपकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी और सटीकता 2 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक अनबायस्ड अडॉप्ट करना होगा। अगर कोई पक्षपात करता है, तब भी आप उस पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है? आपको लगेगा कि ये बेकार इंसान है। और ऑब्जेक्टिविटी तभी आएगी जब ये तीनों चीज़ें आप करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो सबके लिए समान हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, जो कि मापा जा सके, दैट कैन बी मेजर, ठीक है? और जो जनरलाइज़ किया जा सके, सामान्यीकरण किया जा सके। तो ये जो क्राइटेरिया हैं, जब बोला जाएगा कि कोई भी चीज़ रिसर्च है कि नहीं है, तो आप ये क्राइटेरिया उसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं, ये रिसर्च के क्राइटेरिया हैं। रिसर्च में नीचे लिख लीजिए सामान्य भाषा में, इसको जैसे बनवाया गया ऐसे ही बनाना है। ये आपको किसी भी बुक में कहीं ऐसे कंपाइल करके नहीं मिलेगा। स्टूडेंट में बहुत कन्फ्यूजन है इसमें कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइज़, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं रिसर्च में, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है कि नहीं है, कैसे यूज़ करना है, और ये टर्म्स पूछता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर जगह आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे जिनका जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, उसमें आएगा, ठीक है? एजुकेशन में आएगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर जिनका है, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में टर्म्स आएँगे, बार-बार आएँगे, ठीक है?
तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि ये जो क्राइटेरिया हैं, ये रिसर्च में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? तो रिसर्च में इन सभी मानदंडों या क्राइटेरिया का पालन किया जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रिसर्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक? जो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उसके बारे में फाइंड आउट करिए कि व्हिच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट और लिखिएगा कि एक रिसर्च प्रॉब्लम में या एक रिसर्च प्रोसेस में रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें उसको जनरलाइज़ किया जा सकता है, वो क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट या केवल दे देगा कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिविटी निम्नलिखित में से कौन से रिसर्च में पाए जाते हैं? ओनली 1, ओनली 1, 2, ओनली 1, 2, 3, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है तो आप लगा देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको ये टेबल आपके सामने है, तो इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग कर पाएँगे, ठीक है? और इससे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और ये बेस है, आगे की चीज़ों को समझने के लिए बेस है। तो इसको ऐसे ही बनाइएगा टेबल, कॉपी को लैंडस्केप करके और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। अब अगर मैं पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो जिस जिस प्रक्रिया में ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, उसे हम गैर अनुसंधान कहेंगे, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि रिसर्च और नॉन रिसर्च में क्या अंतर होता है, तो आप बोलेंगे कि एक रिसर्च में वैलिडिटी होती है, उसमें रिलायबिलिटी होती है, वो निष्पक्षता होती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जबकि गैर रिसर्च में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो अगर किसी ने रिसर्च किया है और उसमें ये सारी चीजें नहीं है, तो वो रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि नॉन रिसर्च की कैटेगरी में आएगा। ठीक। अगर हम इन सबको मिला करके रिसर्च को डिफाइन करना चाहें, जैसा कि कल हमने इस पे चर्चा किया था, रिसर्च को डिफाइन करना चाहें, तो क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा? वॉइस नहीं जा रही है आप लोगों को? होगा क्या? होगा, ठीक है। तो आप लिखिए कि रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड को हिंदी में कहते हैं संरचित या जिसकी एक निश्चित संरचना हो, ठीक है? तो रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, ठीक है? इंक्वायरी या पूछताछ, ठीक है? पूछताछ का मतलब कि प्रश्न, सवाल जहां किए जाते हैं। तो रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है। बोलिए यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे जवाब, ठीक है? और इनको जो स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होती है, उसको क्या किया जाता है? जिसको समस्याओं को हल करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और तो नंबर वन थिंग, समस्याओं को हल करने के लिए और इसके साथ ही जो आप उस समस्या को हल करने के बाद जो नए ज्ञान लेकर के आएंगे, तो नए ज्ञान को बनाने वाली
वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सर वैज्ञानिक से पहले क्या लिखे? स्वीकार्य, एक्सेप्टेड। ठीक है, जैसे आप हर चीज में देखेंगे स्वीकृत मानदंडों, एक ऐसी पद्धति जो सबके द्वारा स्वीकार किया गया हो, जो एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक, जब हम साइंटिफिक शब्द लेकर के आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इसको ध्यान से समझ लीजिए। जहां भी साइंटिफिक वर्ड आएगा इसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो एक साइंटिफिक चीज में अगर बोला जाए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति हैं या ये वैज्ञानिक तरीके से बातचीत करते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो एक सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का मतलब कि जिसमें बातचीत की एक निश्चित व्यवस्था हो। ठीक, अगर कोई काम जैसे बोले कि आपने काम बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया है, तो वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब कि उसमें एक निश्चित व्यवस्था है। दूसरा, वो स्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड का मतलब एक निश्चित संरचना। उसमें एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब एक निश्चित क्रम। ठीक है, जैसे कोई बोले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास लेखन बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, तो मतलब कि वो सिस्टमैटिक होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, सीक्वेंस में होगा। नंबर 4, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब वस्तुनिष्ठता। सामान्य तौर पे इसको कहते हैं कि जो भी बात होगी तार्किक, तार्किक बात करेगा कोई। ठीक है, और वो सबके लिए समान होगा। तो ऑब्जेक्टिविटी की जब बात करेंगे तो साथ में और क्या जाएगा? जनरलाइज किया जा सकता है वैज्ञानिक पद्धति को। दूसरा, और आपको क्या बताया? ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइज, और दूसरा क्वांटिटेटिव। ये सब एक साथ आते हैं। जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होगी उसको जनरलाइज किया जा सकता है, और उसको क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक होती है, वो मात्रात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी होगी, सीक्वेंस होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, सिस्टमैटिक होगी, लॉजिकल होगा, वो तार्किक होगा। ठीक, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो रिसर्च में इन सब का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पूछे कि रिसर्च में कल्पना का उपयोग किया जाता है कि तर्क का, इमेजिनेशन का या लॉजिक का, तो क्या बोलेंगे आप लोग? लॉजिक का किया जाता है, तर्क का। ना कि इमेजिनेशन का। तो अगर कहे कि रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, बोलिए यस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है? क्योंकि हमें एक समस्या को हल करना है, और समस्या का हल जो होगा वो कल्पना से नहीं होगा, ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा। समस्या का हल करने के लिए हमें कारण कार्य प्रभाव को देखना होगा। कारण कार्य प्रभाव, रीजन इफेक्ट क्या है? और रीजन इफेक्ट एक साइंटिफिक मेथड है। अभी अगस्त कामटे आ रहे हैं और अगस्त कामटे ने यही किया। ठीक है, तो कारण कार्य प्रभाव क्या कहता है? कारण कार्य प्रभाव की जो पद्धति है वो ये कहती है कि हर घटना के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। कुछ निश्चित कारण होते हैं। ठीक है, अगर उस घटना की पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की जाए, तार्किक तरीके से की जाए, तो उन कारणों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है। जो उस घटना के पीछे के रीजंस हैं, उन रीजंस की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है। उसके लिए आपका मेथड्स क्या होना चाहिए? यही सारे मेथड्स होने चाहिए जो ऊपर आपको बताया। तो रिसर्च में जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कारण कार्य प्रभाव देखना होगा।
और हर घटना के पीछे क्या कारण कार्य प्रभाव होता है, और उन कारण कार्य प्रभाव के पीछे एक निश्चित प्रक्रिया अगर आप अपनाएंगे, एक निश्चित पद्धति अपनाएंगे, तो उन कारण कार्यों को पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि वो घटना क्यों घटी और आगे उसका क्या होने वाला है। क्लियर सबको? तो रिसर्च का मतलब यही होता है। रिसर्च एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, और जिसमें इन सारे मेजर्स का उपयोग किया जाता है। तो अभी तक आपने ये पढ़ा, जो आपके सिलेबस में पहला पॉइंट था कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, रिसर्च किसे कहते हैं, इसको आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक? तो सिलेबस पे देखिए, रिसर्च मीनिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप लोगों को नोट शेयर किया था, पढ़ के आए आप लोग? जी सर। पढ़ के आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हेडिंग बनाइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के लक्षण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अभी आपने देखा कि रिसर्च में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, जिसे हम रिसर्च प्रक्रिया बोलते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया बोलते हैं, और इस अनुसंधान प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? अनुसंधान मत लिखिए रिसर्च लिखिए। रिसर्च प्रोसेस की विशेषताएं भी कहते हैं इसको, कि क्या-क्या विशेषताएं होती हैं दूसरे भाषा में। तो अगर रिसर्च प्रोसेस की विशेषताएं लिखी हो, तब भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस लिखा हो, तो या तो रिसर्च लिखा हो या रिसर्च प्रोसेस लिखा हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ये तनाव नहीं लेना है, रिसर्च या रिसर्च प्रोसेस। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले आपने देखा कि इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस। रिसर्च प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। अगर मैं इसकी जगह ये कहूँ कि रिसर्च प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, तो ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा? ठीक होगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। रिसर्च प्रक्रिया एक संरचित प्रक्रिया होती है। बोलिए यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऊपर की जितनी चीजें बताई हैं, घुमा-घुमा के पूछेंगे, बोलिए यस इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। एनटीए यही करता है, घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अब जो बच्चे रटे रहते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बाप रे! ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। और जिसने समझ लिया है, उसको मज़ा आता है, वो कहता है अच्छा घुमाओगे? तो आप कहोगे घुमा हुआ है सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब घुमा दिया गया है। क्लास में सर ने सब घुमा दिया था, तो घुमाते रहो, क क्या दिक्कत है? ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्वांटिटेटिव होता है, पता है आप लोगों को? तो बता दीजिए कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और जब सिस्टमैटिक बोल दिया तो साइंटिफिक बोल दिया, और जब साइंटिफिक बोल दिया तो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। नंबर वन थिंग, किसी को कोई डाउट? अगर मैं कहूँ कि रिसर्च प्रोसेस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, तो किसी को कोई डाउट कि सर नहीं होता है? नो सर। होता है, ठीक, गुड। नंबर सेकंड, अगर मैं कहूँ कि जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो एक वैलिड और सत्यापन योग्य प्रक्रिया होती है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो नंबर वन कि वैलिड एंड वेरिफिएबल, मतलब वैध और सत्यापन योग्य, जिसको सत्यापित किया जा सके।
तो अभी आपने देखा कि रिसर्च वो होता है। सर आपके इतना एनटी सर आपके इतना एनटीए भी नहीं घुमा सकता। ठीक है। अच्छे से समझ लेंगे तो एनटीए कहेगा कि जग घूमिया तारे जैसा न कोई। कहाँ थे अब तक? पहले क्यों नहीं आए? इस भाव से परीक्षा देने जाना है। ठीक है, इस भाव से परीक्षा देने जाना है कि सब घुमा हुआ है, सब पता है। घुमाओ, घुमाओ, घुमाओ तो मज़ा आता है फिर। एक ऐसा शहर जो आपका घुमा हुआ हो और वहाँ आपको ले जाके कोई घुमाए तो आपको मज़ा नहीं आएगा? आपको मज़ा आएगा, बोलेगा देखो सब पता है मुझे, कहाँ लेके जाओगे? कहीं गलत जाएगा, बोले इधर नहीं, इधर से चलो। तो अभी आपने देखा कि वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, जनरलाइज़ किया जा सकता है। तो जो चीज़ वैलिड होती है, तो वैलिडिटी वैधता होती है उसमें और उसको सत्यापित किया जा सकता है, वेरिफाइड किया जा सकता है। जब सबके लिए समान होगा, जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव होता है। मैंने कहा कि क्लास में 40 बच्चे हैं, तो कोई कह रहा है कि मैं नहीं मानता। आपने कहा जाओ सत्यापित कर लो, तो वो जाएगा क्लास में, काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40। तो सत्यापित कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। बढ़िया। क्यों कर पाया? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, मापा जा सकता है। आपने कहा कि फलाने की उम्र 35 इयर्स है। कोई कह रहा है कि मैं नहीं मानता। तो बोलो ये लो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नाप लो तुम, काउंट कर लो, बता दो। तो काउंट करेगा, बोलेगा हाँ, आप सही कह रहे थे, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें मापी जा सकती, अभी डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। डेटा के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। ये डेटा है। डेटा का मापने का तरीका क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव ये आएँगे अभी, अभी और आएँगे, घबराना नहीं है। अभी ब जितना बता रहा हूँ अभी के लिए पर्याप्त है। आगे के लिए और चीज़ें ऐड होती जाएँगी और डीप में हम जाते जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो तनाव नहीं लेना है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव अच्छे से पढ़ेंगे। तनाव नहीं लेना, पूरा मेथड है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, टेबल बनाएँगे, एक-एक अंतर को समझेंगे अच्छे से, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप करने की स्थिति में रहें। अगर आपने ठीक से क्लास कर लिया तो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाने वाली स्थिति में आ जाएँगे। जैसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास खत्म होगी, अगले दिन से एनटीए का एक बैच स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आप में से कोई पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलिड एंड वेरिफिएबल, ठीक है? तो वैध और सत्यापन युक्त प्रक्रिया, बोलिए यस, करेक्ट स्टेटमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किया जा सकता है सत्यापित, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि रिसर्च जो है एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये आपको थोड़ा-सा भी समझ में नहीं आएगा। एक नियंत्रित प्रक्रिया है, ये आपको थोड़ा-सा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, रिसर्च वेरिएबल्स, ठीक है? क्या होता है, थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स दूँगा, ट्रेलर, एक पूरी क्लास होगी उसपे। अभी के लिए थोड़ा-सा ग्लिम्प्स दूँगा आपकी सामान्य जीवन वाली भाषा शैली में, तो समझ पाएँगे आप लोग, ठीक? देखिए, कोई घटना होती है, कोई समस्या है आपके सामने, वो घटना भी हो सकती है, ठीक? जब कोई घटना होती है, तो उस घटना के पीछे का कुछ कारण होता है, जिसको आप बोलते हैं रीज़न। जैसे 2 लोगों में मार-पिटाई हो गई, तो आपने पूछा कि क्या कारण था भाई, मार-पिटाई क्यों हुई? ठीक, आपके सामने समस्या आई, समाधान ढूँढना है, गलती किसकी थी क्लास में, आप टीचर हैं। 2 बच्चे लड़ के आए, एकदम बढ़िया से लड़ के आए हैं, बाल जो है उनके ऐसे खड़े हो गए हैं, परेशान से हो गए हैं, कान इधर से उधर हो गए हैं, नाक थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई है, एक ने मुक्का मार दिया है, नाक पे मुक्का मारा है, नाक पिचक गई है थोड़ी-सी और रो रहा है, जिसने मारा है वही रो रहा है सबसे ज़्यादा और कह रहा है कि मैम ये जो है ना, ये हमको पीटे हैं। आप कह रहे हैं कि नाक तो उसकी पिचकी हुई है। मैम हमको नहीं पता, हम तो मरबे नहीं किए। अब आपके सामने समस्या है कि किसकी गलती है, फाइंड आउट करना है, ठीक? तो जो ये घटना घटी है, उस घटना के पीछे का सबसे पहले कारणों की पड़ताल करेंगे कि कारण क्या है? क्यों मार-पिटाई हुई? किसने क्या मार सकता है? रीज़न और फिर उसका इफ़ेक्ट, प्रभाव, ठीक है? जैसे उसने कहा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था और मैं तो भेल-पूरी खा रहा था। ये रास्ते में मुझे क्यों मिला? मैं तो मस्त होके जा रहा था, इसने मुझे ठोकर क्यों मारा? इसने ठोकर मारा फिर लड़ाई हुई, तो ये क्या है? कारण। तो जब हम कारण की बात करते हैं, कारण का मतलब
कि जिस पे पूरा घटना टिका हुआ है। ठीक है? अगर उसने गाली नहीं दी होती तो मैं उसको नहीं मारता। तो गाली देना क्या है? उस घटना के घटने का कारण है। ये आपकी बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ, रिसर्च में समझाऊँगा डिटेल में। अभी आपके अनुभवों से जोड़ के समझा रहा हूँ कि आप समझ पाएँ। तो जब कोई घटना के पीछे का कोई कारण हो, अगर कारण हटा लेंगे तो घटना घटेगी कि नहीं घटेगी? नहीं घटेगी। अब गाली नहीं दोगे, नहीं मार-पिटाई होगी। आपने गाली दिया, उसने पकड़ के कूट दिया आपको। तो कारण क्या था कूटने का? कि गाली दिया इन्होंने। तो जो एक तो हो गया कारण और दूसरा हो गया घटना। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कहते हैं चर। चर किसे कहते हैं? दैट कैन बी मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। जिसको मेजर किया जा सके, जो मात्रात्मक हो। ठीक है? जैसे गाली देना मापा जा सकता है कि इन्होंने गाली दिया। ठीक है? या और भी कोई रीजन हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं चर, जिसको मापा जा सके। चर कुछ भी हो सकता है। चर 2 तरह के होते हैं, मोटे तौर पे डिटेल में बताऊंगा आपको। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो जो चर दूसरे चर पे आश्रित होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। जैसे आप जो हैं अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है, तो आप डिपेंडेंट स्टूडेंट हैं। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो खुद अपने पैरों पे खड़ा है। इसमें बहुत जोक भी है पैरों पे खड़ा होने पे। तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब कि उसके चारों तरफ की सारी चीजें हटा देंगे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अपने पैरों पे खड़ा है तो उसके पेरेंट कहे कि जा मैं तुझे घर से निकालता हूँ, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर से उसका खर्चा थोड़ी चल रहा था। लेकिन जो बच्चे माँ पिताजी के पैसे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पिताजी ने कहा पढ़ लो, आपने कहा कि नहीं पढ़ेंगे, पिताजी ने कहा कि ठीक है घर से निकल लो, मेरा घर है। फिर आप कहेंगे नहीं पिताजी पढ़ लूंगा मैं। क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी फिर घर से निकलते ही। तो जो कारण होता है ये होता है इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जो घटना घट रही है ये इस पे डिपेंडेंट है। अगर गाली नहीं देगा तो मार पिटाई नहीं होगी। ये है आपका डिपेंडेंट। इसको बोलते हैं आश्रित चर। जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसे बोलते हैं आश्रित चर। और डिपेंडेंट को बोलते हैं स्वतंत्र चर, जो किसी पे निर्भर ना हो। ठीक है? तो अभी के लिए आपको इतना समझना है। तो जब आप किसी समस्या का, प्रॉब्लम का समाधान ढूँढने जाएँगे, तो आप देखेंगे कि उस समस्या का कारण क्या है। तो जो समस्या का कारण होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि कारण हटा लेंगे, तो प्रभाव अपने आप हट जाएगा। साइंस में जो अध्ययन किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, वो इसी की वेरिएबल्स के आधार पे किए जाते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर कोई चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा। ठीक? इसको नहीं बदलेंगे तो उसको नहीं बदले जैसे आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स आपको 20,000 रुपए महीने दे रहे हैं, आपको मौजा ही मौजा है फिर, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया मोबाइल चल रहा है, एकदम तामझाम चल रहा है, दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, मजा आ रहा है जीवन में, सुखमय जीवन है, क्या चाहिए? 20,000 रुपए आ रहे अकाउंट में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ाई-लिखाई तो कर लेंगे, उम्र बची है। जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम, जो पढ़ेगा उसको भी मरना है, जो नहीं पढ़ेगा उसको भी मरना है। अकाउंट में 20,000 रुपए है तो लाइफ एन्जॉय करना है। क्या मतलब है बिना मतलब के जाके क्लास में बैठ के लेक्चर सुनो, सर की बातें सुनो। चलो लाइफ एन्जॉय करते हैं। और नायक-नायिका पार्क में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर समोसा खा रहे हैं, उसके बाद पकौड़ी भी खाना है। और जीवन में मजा आ रहा है कि बस मानव शरीर इसीलिए मिला हुआ है, जीवन सुख में चल रहा है एकदम से। कौन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बैठ के सर खपाए, मगजमारी कौन करे? ठीक है? तो अगर पिताजी ने 20,000 की जगह किसी महीने ₹1 नहीं भेजा, तो बाकी जो दोस्तों को पार्टी देते थे वो आएँगे कि हाँ जी, सर इसके आगे का भी अर्थ बता दीजिए। इसके आगे का अर्थ का मतलब?
किसका क्वेश्चन है ये? इसके आगे का क्या अर्थ का मतलब? माइक अनम्यूट करिए। हाँ, क्या बोला मैंने? बुझावनी बुझाना है या सीधे पूछना है टू द पॉइंट? हेलो। हम्म, हेलो। हाँ सर, नमस्ते। बताइए। सर जी, जो अभी का थॉट्स आपने संस्कृत में बोला है, हम्म, उसका आगे का जो है एक लाइन का, उसका भी अर्थ मुझे जानना है, क्या होगा? उसका आगे का एक अर्थ का मतलब? मतलब आपने बोला ना कि जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा। हम्म, उसके आगे का क्या है वो मुझे जानना है। दंत कटाकट का मतलब कि फिर क्यों परेशान होना बिना मतलब का? जब सबको एक दिन मरना ही है, तो क्यों परेशान होना? लाइफ को एंजॉय किया जाए। उसका बस यही मतलब है। दंत कटाकट का मतलब है कि परिश्रम क्यों करना, ठीक है? तो रिसर्च जो है एक श्रम साध्य प्रक्रिया है, मेहनत लगता है इसमें। रिसर्च, टीचिंग, पढ़ाई-लिखाई ये सब जो है एक रिगरस प्रोसेस है। रिगरस प्रोसेस, तो इट्स अ रिगरस प्रोसेस। श्रम साध्य प्रक्रिया, सिनॉप्सिस लिखना है, पीएचडी लिखना है, टॉपिक डिफेंस करना है, मजाक काम नहीं है। इसीलिए लोग समस्या छोड़ के भाग खड़े होते हैं, क्योंकि समस्या का सामना करना इट्स अ रिगरस, इट्स अ लेबोरियस प्रोसेस, इट्स अ श्रम साध्य प्रक्रिया, ठीक है? तो अगर बोला जाए कि रिसर्च एक रिगरस प्रोसेस है, एक श्रम साध्य प्रक्रिया है, बोलिए यस है। इसीलिए कुछ लोग 5 साल में भी पीएचडी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है? दूसरा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस, समय लेने वाली प्रक्रिया है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है? लोग कहते हैं कि दंत कथाकट किम कर्तव्यम, क्या मतलब है यार पीएचडी करने का? कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के लोग मेहनत करते रहते हैं। जैसे जेएनयू के ऊपर आक्षेप लगाया लोगों ने कि जेएनयू में लोग बुढ़ौती होके पढ़ते रहते हैं। देश जो टैक्स दे रहा है, टैक्स का पैसा ये लोग बर्बाद करते हैं। एक बार जो जेएनयू में चला जाता है 7 साल तक पढ़ता है। अब कोई बच्चा बीए में जेएनयू चला गया, तो बीए 3 ईयर का होता है, एमए 2 ईयर का होता है, उसके बाद एमफिल अब तो हट गया है 1.5, तो इसको भी 2 ईयर ले लीजिए। उसके बाद पीएचडी 5 ईयर का होता है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में चला गया किसी यूनिवर्सिटी में और संजोग से उसने पीएचडी भी वहीं से कर लिया, तो 3, 2, 5, 2, 7, 5, 12, तो 12 साल वहाँ रह गया कि नहीं रह गया? तो वो तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो 12 साल लगेगा। ग्रेजुएशन में 3 साल तो हर जगह लगते हैं। अब तो 4 ईयर का हो गया है एफवाईयूपी, अब तो 13 साल लगेगा। एमफिल हटा दिया इन्होंने, तो ये 2 साल बच गए आपके, तो 10 साल तो फिर भी लगेगा, ठीक है? तो जब आप लॉजिकली बात करेंगे, तो आप 2 सवाल पूछेंगे और सामने वाला झक मार के चल देगा फिर, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये है रिसर्च। रिसर्च करने के क्रम में आप वैज्ञानिक तरीके से बात करना सीख जाते हैं, तार्किक बातचीत करते हैं। आपको ये नहीं कहते हैं कि हम उच्च जाति से हैं, तुम निम्न जाति से हो, तुम्हारा छुआ नहीं खाएँगे। तो अभी आपको रिसर्च नहीं आया है, अभी आपको लॉजिकल नहीं आया है फिर, ठीक है? आप कहेंगे कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि अभी आपके अंदर तार्किकता नहीं आई है, ठीक है? तो फिर अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर पढ़िए अभी आप। जब पढ़ लीजिएगा फिर ज्ञान दीजिएगा। तो रिसर्च आपको तार्किक बनाती है। जब आप कुछ बोलते हैं तो पहले उसको तर्क की कसौटी पे कसते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो तार्किक है? क्या वो वस्तुनिष्ठ है? क्या वो अनबायस्ड है? क्या मैं तटस्थ हूँ? या उसमें मेरी निजी चीज़ें आ रही हैं? या मैं जानबूझकर कोई चीज़ छुपा रहा हूँ या रही हूँ? ठीक है? तो ये रिसर्च होता है। बाकी आप रिसर्च करते रहिए, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। लिखेंगे, जमा हो जाएगा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं। हर साल बहुत सारी पीएचडीयाँ होती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसमें से बहुत कम ऐसी पीएचडी है जिसको लोग जानते होंगे। ठीक है? तो जीवन है, यही है सारी चीज़ें। तो एक तरह से रिगरस प्रोसेस। और क्या होगा? अगर आप रिसर्च करेंगे, तो आपको अनुभव मिलेगा। रिसर्च से अनुभव मिलता है। इसलिए यूजीसी ने रिसर्च को एक्सपीरियंस काउंट किया है। ठीक है? बहुत सारे जगहों पर पीएचडी को आप रिसर्च एक्सपीरियंस के रूप में लगा सकते हैं। यूजीसी का सर्कुलर है इस पे। तो एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है। अनुभव
जन्य प्रक्रिया। अनुभव जन्य प्रक्रिया का मतलब एम्पेरिकल, इट्स एम्पेरिकल प्रोसेस। बोलिए यस, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप रिसर्च में समस्या का सामना करेंगे, समस्या का समाधान ढूंढेंगे, तो आप क्या करेंगे? एक्टिव रहेंगे कि पैसिव रहेंगे? एक्टिवली करेंगे, ठीक है? सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे, पार्टिसिपेट। और इसी को बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और अनुभवजन्य प्रक्रिया क्या होती है आपको जॉन डीवी के समय बताया गया है, अनुभववाद क्या होता है, ठीक है? तो वही सारी चीजें हैं, इसमें आपको सीखने को मिलता है क्योंकि आप समस्या का सामना कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। कंट्रोल प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना? कंट्रोल प्रोसेस का मतलब यही कि समस्या में जो चर होते हैं वो एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं, क्योंकि चर स्वतंत्र और आश्रित दोनों ही होते हैं, ठीक है? अगर एक 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 हिला तो दूसरा भी हिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर कारण बदलेगा तो प्रभाव भी बदल जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कोई बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर पाया, तो एक तरीका तो इसका अध्ययन का ये है कि वो हनुमान जी को 2 किलो लड्डू चढ़ाया था इसलिए उसका जेआरएफ हुआ। तो ये आप देखेंगे कि ये तार्किक कथन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हनुमान जी को 2 लड्डू चढ़ाया था लेकिन उनका नहीं हुआ। अगर हनुमान जी को 2 किलो लड्डू चढ़ाने से जेआरएफ होता है, तो फिर सीधे लड्डू चढ़ाएगा इंसान और जेआरएफ हो जाएगा। या सोमवार में 4-5 सोमवार व्रत रहने से हो जाता हो जेआरएफ, या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हो, नहीं होता है। या बाबा धाम नंगे पैर जल ले जाके चढ़ा देंगे तो हो जाएगा, या मक्का मदीना चले जाएंगे, या यीशु के लिए कुछ कर देंगे। इट्स इट्स नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ये आस्थावान कथन है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये मापा नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी क्वांटिटेटिव, इट्स अ क्वालिटेटिव, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है? अगर किसी ने परीक्षा में जेआरएफ लेके आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, अच्छे मार्क्स लेके आया है, कारण ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि उसने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई किया। वैज्ञानिक तरीके से मतलब उसने सिस्टम में पढ़ाई किया, उसने सही गाइडेंस लिया, राइट डायरेक्शन में पढ़ाई किया, ठीक है? उसने सही नोट्स पढ़े और टाइम पे सारी चीजें उसको पता चली। तो एक वैज्ञानिक तरीके से उसने काम किया और फिर रिजल्ट आ गया। और आप देखेंगे कि मोस्टली लोग, जितने लोग वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं, उनके सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति है किसी भी घटना का या किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का, ठीक है? अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसके रिजल्ट प्रभावित होंगे। ये क्या है? ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपने कारण को चेंज कर दिया। कारण था पढ़ना, अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छे नंबर आने की संभावना है, ठीक है? अगर कोई अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो कम अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो एक कंट्रोल होता है वेरिएबल्स के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं कि रिसर्च इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है? तो कंट्रोल्ड प्रोसेस क्योंकि ये कारण कार्य या चरों के द्वारा नियंत्रित होता है। विज्ञान में इन्हीं कारकों का उपयोग करके चीजों का, घटना का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किया तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो 1000 एक्सपेरिमेंट्स में क्या कर रहे थे वो? कारण प्रभाव, किस साइज को डालने से ये होता है, फिर चेंज किया, फिर ये किया, फिर वो किया। 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया तब एक बल्ब का आविष्कार हुआ। और आज आप क्या करते हैं? सेकंडों में स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाती है। थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा गया कि आपने 1000 बार कैसे किया? यहाँ तो लोग 1-2 बार, 3 बार में हालत खराब हो जाती है। देवी देवता से भी विश्वास उठ जाता है। जैसे मैंने 3 बार दिया और मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, तो मार पूजा पाठ बंद हो गया कि हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा 3 बार से। और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कुछ लोग तो गजब का तर्क देते हैं कि सर मेरा नोट्स मैंने उसको दिया था, उसका जेआरएफ हो गया, मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना नोट्स दे दिया था उसको। ऐसे-ऐसे लॉजिक लेके आते हैं बच्चे कि पूछो मत। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हुआ नहीं है तो अपने आप को संतुष्ट करना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको सही कारण की पड़ताल करनी है और वो तभी होगा जब आप तार्किक रूप से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेंगे। तो रिसर्च में यही होता है। अभी आने वाले अगस्त काउंटे यही बताएँगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं और भी इससे रिलेटेड आपको पूछे कि रिसर्च से विशेषताएँ क्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपको रिसर्च के बारे में डीप में पता चल गया है। ठीक है? तो अगस्त काउंट्स पे नोट शेयर किया है, उसको आप लोग पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में उस पे बात करेंगे। पूरी एक क्लास होगी बाबा अगस्त काउंट पे। ये है अगस्त काउंट, ठीक है? और ये फादर ऑफ सोशल साइंस हैं, तो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट
जितने भी हैं उनके लिए ये रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि रिसर्च असली सोशल साइंसेज में ही चलता है। सर क्या रिसर्च एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड आपके सिलेबस में लगा हुआ है और नोट शेयर किया है तो उसमें एक्सपेरिमेंटल भी है, ठीक? जब आप चरों को बदल रहे हैं, ठीक है ना? जैसे आपने देखा किसी घटना में क्या होते हैं चर, कम से कम 2 चर होंगे, मिनिमम 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 ये मिनिमम होगा। किसी भी घटना में, किसी भी प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल्स होते ही हैं। अभी आपको टेक्निकल वे में पढ़ाऊँगा तो टफ लगेंगी चीज़ें, अभी बहुत आपकी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक? अब ये प्रॉब्लम हो गया, इसमें वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 अब आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो वेरिएबल 1 ये क्या है? इट्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई इंडिपेंडेंट आईवी वेरिएबल और डिपेंडेंट डीवी, इसको डिपेंडेंट डीवी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? अब 2 चर है, इसके अलावा अगर उसी घटना में और भी चर आ गए, तो V3, V4 V7, ठीक? अब आप देख रहे हैं कि जो ये प्रॉब्लम हुआ, उसमें कौन-सा वेरिएबल था? तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल इसको लगाएँगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर एक वेरिएबल ये लगाएँगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर एक वेरिएबल ये लगाएँगे, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रयोग कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग क्या कर रहे हैं? कि चर को बदलने पे क्या प्रभाव बदल रहा है? चर का मतलब क्या कारण को बदलने पे प्रभाव बदल रहा है? कौन-सा कारण ज़्यादा सूटेबल है, जो इस प्रॉब्लम की व्याख्या कर रहा है? इसी को सामान्य भाषा में क्या बोला था? किसी भी समस्या के कई सारे विकल्प होते हैं, मोस्ट सूटेबल विकल्प का चयन करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सृजनात्मक प्रक्रिया है, यहीं से नया ज्ञान आता है। तो कई सारे विकल्प का मतलब कई सारे वेरिएबल्स। तो आईवीडीवी से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट में भी होते हैं कई सारे, इंडिपेंडेंट में भी कई सारे हो सकते हैं। आर यू गेटिंग? और डिपेंड की वो घटना कैसी है, प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है? तो इसको आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, प्रयोग ही कर रहे हैं, तो रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल कहते ही हैं, क्या दिक्कत है? किसका क्वेश्चन था? चंचल, क्लियर है? क्या समझा पाया मैं आपको? जी सर, ठीक है। तो अगस्त काम्ट हैं, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, समाजशास्त्र के जनक हैं। तो कल पढ़ेंगे इनके बारे में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, नोट शेयर है, पढ़ के आइए, ठीक है? और आप लोगों को जीएस नेट अकेडमी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया है, तो वहाँ पे नोट्स इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल भी है। किसी को लगे कि नहीं मुझे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है, तो उस पे क्लिक करिएगा, पूरा नोट्स इंग्लिश में भी आ जाएगा, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है? तो कल वाली क्लास में आइए, मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में।